नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और उसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई। रोज कुछ ना कुछ भाई जोड़ते चले जाओ। ठीक है, क्या करना है आपको? रोज कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाना है, यही काम करना है मेरे भाई। ठीक है, क्या काम करना है फिर से बताओ एक बार। तो रोज कुछ ना कुछ जोड़ते हुए चले जाना है अपनी पढ़ाई में, ताकि एक बेहतरीन स्टडी पॉइंट तक आप पहुंच सको। और ये रोज जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी इतनी आसान नहीं होती चीज है ना, पर हमें करेंगे कोशिश तो हो भी जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं याद रखना। अभी इस क्लास के लिए जब मैं एक टिक करूंगा मतलब वो इंपॉर्टेंट है, दो करूंगा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पीडीएफ से आप लगा लेना अंदाजा, और तीन करूंगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। ठीक है, चलिए एक तो नॉर्मल भी लग जाता है, लेकिन दो और तीन वालों पे आपको विशेष ध्यान देना है, और तीन वालों को तो किसी भी कीमत पे याद करना है। तो देखिए, विश्व बैंक जो है 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना हुई क्योंकि उस टाइम पे जैसे यूएन की स्थापना ही दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि दो विश्व युद्ध हो चुके थे। विश्व युद्ध में क्योंकि पैसा खर्च होता है, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं भाई युद्ध में। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी दीपावली है, मतलब दीपावली का त्योहार है, छोटा नहीं, त्योहार तो बड़ा है, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। एक त्योहार है, उस पर हमारी छोटी सी शॉपिंग होती है। दीपावली का त्योहार है मान लो, तो हम आजकल थोड़े से पटाखे लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? थोड़े से, दीपावली के त्योहार पे, और उसी में हमारी जेब की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो पटाखे भी इतने महंगे हैं आजकल, है ना। अगर आप लेके आओगे तो हो सकता है 500 रुपये में केवल 10 छुर्री आ रही हैं, जो छुर्री हम चलाते हैं ना, और 500 रुपये में 10 अनार ही आ रहे हैं। तो भाई वहां पे तो कितने बड़े बड़े पटाखे फूट रहे हैं बॉम्ब में, उसमें युद्ध में कितने बड़े बड़े मेरे भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो याद रखना है आपको कि भाई, यानी कि अर्थव्यवस्थाएं तो जब भी बॉम्ब चलेंगे या एटम बम चलेंगे, और या भैया बेशक वो दीपावली के ही बॉम्ब चलेंगे, तो अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ाती हैं। के लिए उन जो युद्ध की वजह से व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी विश्व की, उसको पटरी पे लाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, और उनमें से दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हम पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हम पढ़ते हैं, वो है वर्ल्ड बैंक और क्या है, आईएमएफ। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे। अब अमेरिका, याद रखना है, वहां पे यूएन बना तो भी अमेरिका ने उस पर अपना कब्जा किया कि भाई न्यूयॉर्क में मुख्यालय रखेंगे। तो ये तो पैसे वाली संस्था है, पैसे वाली संस्था को भला अमेरिका अपने यहां से कैसे जाने देता। तो आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है कि मुख्यालय कहां पे है इसका, वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए, तो इसका मुख्यालय बना दिया गया कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में। चलिए, क्लियर है। स्थापना हुई 1944 में, 1944 में स्थापना हुई मेरे भाई, और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था मेरे भाई, याद रखना है। उसके बाद वॉइस है, जिनको लग रहा है वॉइस नहीं है बेटा, उन्हें बताओ वॉइस नहीं है क्या। चलिए, एक बच्चा कह रहा है, सोहेल सैफी कह रहे हैं सर पढ़ाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बेटा मैंने अभी कौन सा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल से पढ़ाने का मतलब होता है कि आपको कुछ और बेहतर ढंग से समझ में आए सोहेल भाई, है ना, उसका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है आपको कि जब ये वर्ल्ड बैंक बना तो इसका हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। जैसे हमने कल यूएन का हेडक्वार्टर भी देखा था, वैसे ये वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया। कहां बनाया गया? वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया। ठीक है, चलिए, वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया है। तो ये वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया, ये 1944 में स्थापना हुई। दूसरा फैक्ट आपसे आएगा कि 1944 में इसकी स्थापना हुई है। 1944 में इसकी स्थापना हुई, और एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान हुई। तो इस सम्मेलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या महत्वपूर्ण है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो पूछा जाता है सीधे सीधे, विश्व बैंक जो है वो कौन से सम्मेलन की संतान है? कौन से सम्मेलन की संतान है विश्व बैंक? ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा को। तो वो कौन से सम्मेलन की संतान है? तो आप कहोगे कि जी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का रिजल्ट है 1944 और वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए आगे। काम इसने लेकिन 1945 से शुरू किया। आप घर भी बनवा लेते हो तो उसमें गृह प्रवेश में तो टाइम लगता है ना, घर बनने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा काम रह जाता है, और गृह प्रवेश किसी मौके पे ही होता है। तो 1945 में इसने काम करना शुरू किया, और फिर इसकी मेन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मेरे भाई, इसके सदस्य कितने हैं? कितने हैं इसके सदस्य, कितने हैं ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, 189 इसके सदस्य हैं, और विश्व बैंक के प्रमुख हैं अजय बंगा, और अजय बंगा इसके 14वें प्रमुख हैं। कौन से? 14वें प्रमुख हैं। और ये सम्मेलन जो है, ये जो संगठन है यानी वर्ल्ड बैंक जो है, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है, इसका अभी तक कोई चेयरमैन ऐसा नहीं हुआ व्यक्ति जो महिला हो, यानी अभी तक महिला इसकी चेयरमैन कोई नहीं हुई है। ठीक है, महिला चेयरमैन कोई नहीं हुई है। तो याद रखना है 14वें हैं अजय बंगा। आज तक जितने भी इसके अध्यक्ष बने हैं, इसके अध्यक्ष को चेयरमैन वर्ड बोलेंगे, है ना, इसके जो अध्यक्ष को, इसका जो हेड है उसको हम चेयरमैन या अध्यक्ष बोलेंगे। अलग अलग संस्थाओं में हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे जो यूएन का प्रमुख है हम उसे महासचिव बोल रहे थे, सेक्रेटरी जनरल, लेकिन यहां हम चेयरमैन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे लोकसभा में हम क्या कहते हैं? लोकसभा में स्पीकर कहते हैं, लेकिन राज्यसभा में चेयरमैन। तो अलग अलग है, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए। तो काम शुरू किया 1945 में, स्थापना 44 में हुई, कुल सदस्य 189 हैं, और इसके प्रमुख हैं अजय बंगा। और आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो इसका वो बना हो चेयरमैन, और वो अमेरिका का नागरिक ना हो। यानी 14 के 14 लोग अमेरिकी नागरिक रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अमेरिकी नागरिक रहे हैं 14 के 14 लोग। देखते हैं, विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। कैसे देशों को? जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ये ऋण प्रदान करता है। और ध्यान रखना है, ये विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक का अगर आपको मेंबर बनना है तो ये सवाल सीधे सीधे आता है, तो आपको किसका मेंबर बनना होगा? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। विकासशील देशों को देता है ऋण, और लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म ऋण नहीं देता, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, यानी दीर्घ अवधि के ऋण ये देता है। क्या देता है? दीर्घ अवधि के ऋण देता है मेरे भाई। ठीक है, अजय बंगा वैसे भारत से उनका संबंध रहा है, पर वो अमेरिका के नागरिक हैं आज की डेट में। ठीक है, हैं भारतीय मूल के। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का था, यानी जिसकी जड़ें कहां पे हों? जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हों, लेकिन फिलहाल वो अमेरिकी नागरिक ही हैं। और वो रिक्वायरमेंट भी एक तरह से मान लो, क्योंकि अमेरिका जो है अपने नागरिक को ही बनाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए हाँ, आज रैपिड फायर है बेटा, लगा रखा होगा, रैपिड फायर है आज, लग गया होगा, आप चेक करोगे तो दिख जाएगा। तो विश्व बैंक का अन्य नाम है आईबीआरडी। आईबीआरडी की फुल फॉर्म आगे भी पढ़ लेंगे हम, इसलिए यहां छोड़ देते हैं। और इसे 5 संगठनों का ये समूह है। देखो, वर्ल्ड बैंक असलियत में क्या है? इसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? विश्व बैंक समूह। समूह क्यों बोलते हैं? हमारे यहां किसी और बैंक को समूह कहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये अकेली एक संस्था नहीं है, इसमें 5 संस्थाएं हैं, ये 5 हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना है। देखो यहां से दोबारा, विश्व बैंक कौन से देशों को? तो विकासशील देशों को, यानी डेवलपिंग कंट्री जो है उनको देता है। कैसे ऋण देता है? तो लॉन्ग टर्म ऋण देता है ये, यानी कि दीर्घ अवधि के। इसका सदस्य बनने के लिए क्या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदस्य बनना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या इसी को आईबीआरडी भी कह देते हैं?
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हाँ जी, इसी को IBRD भी कह देते हैं। और मेरे भाई याद रखना है इसको IBRD। और ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है, समूह है। वो 5 कौन से हैं? विश्व बैंक समूह, 5 लोग बैठे हुए हैं 5 अलग अलग कुर्सियों पे, उस पांचों को मिला के हम कह रहे हैं विश्व बैंक समूह। उसमें पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हालांकि वर्ल्ड बैंक का एक अन्य नाम क्या है, ऐसे भी सवाल आता है, और वहां भी हम IBRD ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IBRD ही लिखते हैं। बच्चा पूछ रहा है क्या भारत को ऋण मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मिलता भी है भारत को ऋण बेटा, कई परियोजनाओं के लिए भारत को ऋण मिलता भी है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक उन 5 में से एक है। इसकी स्थापना तो 1944 में ही मानी जाती है, 1944 में। और इसके मेंबर भी कितने हैं? 189। और विश्व बैंक में ये सेम तो है, उसकी स्थापना 1944 ही मानी जाती है, उसके मेंबर भी कितने? 189। इसीलिए विश्व बैंक का एक अन्य नाम IBRD भी बोला जाता है। तो 3 चीज बनेंगी, IBRD की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा बनेगा IBRD में कितने मेंबर हैं? 189 हैं। तीसरा बनेगा IBRD की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। और विश्व बैंक को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो IBRD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, स्थापना 1956 में इसकी, इसमें भी 189 मेंबर हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और अगर किसी को भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो ये उसका दरवाजा है, ये विश्व बैंक का दरवाजा है। पहले इसका मेंबर बनो, तब जाके उसके मेंबर बनोगे। तो ये क्या है? इस बैंक का दरवाजा है बेटा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इसे आप कह सकते हो विश्व बैंक का दरवाजा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां से जाके ही इंटरनेशनल जो वो है, जो हमारा बैंक है वर्ल्ड बैंक, उसका मेंबर माना जाएगा, जो इसका मेंबर बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 1960 में स्थापना हुई और भैया 173 मेंबर हैं इसमें। टोटल वर्ल्ड बैंक के मेंबर पूछेगा 189, अगर IFC के मेंबर पूछेगा 189, IBRD के मेंबर पूछेगा 100, ध्यान रखना है मेरे भाई 89, पर याद रखना है विकास वाले के हैं 173, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के हैं 173 मेंबर। 1960 में ये बना मेरे भाई। फिर एक चौथी संस्था है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ICSID बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID बोल देते हैं। और ICSID में मेरे भाई 163 मेंबर हैं। IDA के मेंबर भी यहां लिख दो। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के कितने थे? 173 मेरे भाई। IBRD के कितने थे? 189। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के कितने थे? 189। IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के 173। और मेरे भाई फिर यहां पे हम आ गए ICSID में। ICSID में आ गए हैं तो याद रखना है इसके हैं 163, पर भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत इसका मेंबर क्या है मेरे भाई? नहीं है, ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल मेंबर है बेटा, वर्ल्ड बैंक का मेंबर है भारत, याद रखना है। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड बैंक का मेंबर है भारत। तो याद रखना है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, भारत इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही कहते आए हैं। कैसे याद करोगे भारत इसका मेंबर है या नहीं? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि हम अपने विवाद खुद सुलझाएंगे, हम अपने विवाद खुद सुलझाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो निवेश विवादों के निपटारे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है बेटा, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वो है ICSID, एंड इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर। क्योंकि हमारी लड़ाई अमेरिका से केवल इस बात की है कि हमने कहा कि हमने पाकिस्तान से आपस में सुलझाया है मामला, अमेरिका कह रहा है हमने सुलझवाया है। तो हमने कहा भाई हम किसी को
मध्यस्थ नहीं बनाते, निपटारे के लिए हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि हम तो आपस में ही बैठ के सुलझा लेते हैं। उसी तरह से हम इसे याद कर लेंगे, निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, भारत इसका मेंबर नहीं है और सदस्य इसके हैं 163। ठीक है, इक्सिड के सदस्य कितने हैं? 163। और लास्ट में है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 88 में स्थापना हुई। इसके 179 मेंबर हैं और भारत इसका 1994 में मेंबर बन चुका है, यानी भारत 4 का मेंबर है। क्या भारत आईबीआरडी का मेंबर है? हाँ जी, भारत आईबीआरडी का मेंबर है। क्या इसमें 189 मेंबर हैं? हाँ जी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी भारत मेंबर है, इसमें भी 189 है। आईडीए का हमें याद रखना है, इसमें 173 मेंबर हैं। इक्सिड का हमें याद रखना है मेरे भाई, इसमें 163 मेंबर हैं, 163। और लास्ट में है मिगा में 179। मिगा में कितने हैं? 179। और इनमें भारत सबका मेंबर है, केवल इसका मेंबर नहीं है। भारत किसका मेंबर नहीं है? तो इक्सिड का मेंबर नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना है। इक्सिड का मेंबर मेरे भाई नहीं है। ठीक है, चलिए, इक्सिड का मेंबर भारत नहीं है। तो यहां तक हमने ये चीज करी है। जल्दी से एक बार फिर से देख लो, 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण हैं उनका ध्यान रखना है। 173 है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में, 5 जगह बटा हुआ है ये, इसे विश्व बैंक समूह कहते हैं। विश्व बैंक का ही एक अन्य नाम आईबीआरडी बोला जाता है। और इसमें एंट्री के लिए जरूरी है कि आप पहले क्या हो? पहले आप इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदस्य बन जाएं। क्या बन जाएं? सदस्य बन जाएं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक हो गया। ये 5 मैंने एक जगह भी लिख दिए हैं, आपको याद करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पे आए उससे पहले 2 सवालों के जवाब जो मुझे नजर पड़ गए। बेटा सबके जवाब मैं यहां नहीं दे पाता, टेलीग्राम में कर दिया करो, और टेलीग्राम में भी ग्रुप में ही, क्योंकि हमारे हर टीचर पहले ग्रुप में जवाब देते हैं, ध्यान रखना। 2 सवाल, एक बच्चा कह रहा है सर आपका कोर्स सबसे पीछे है। हाँ बेटा, 2-4 दिन तो क्लास वो भी हुई थी डिस्टर्ब, पर मैंने कहा है कि मैं कोर्स के हिसाब से नहीं लेके चल रहा, मैं आपको लगातार पढ़ा के और वहीं याद कराने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है मेरा कोर्स, अगर ऐसे कोर्स की बात आए तो हो सकता है पेपर से 5 ही दिन पहले खत्म हो, पर ये कि जो जो पढ़ा दिया है वो फिर क्लास में ही याद भी होगा। थोड़ा रिवीजन बस आपसे चाहिए, रोज 10 मिनट। तो ये वाले कोर्स की टेंशन छोड़ दो, आप बाकियों को देखो कब तक करना है, ये मैं आपको रटा के छोड़ूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी मैंने वहां तक सोची है, केवल पढ़ाने की नहीं। पढ़ाने की बात होती तो 2 क्लास को मिला के 1 भी कर सकता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या जी रैपिड फायर में एक में तो पीडीएफ पड़ी है और दूसरे में नहीं है। गलती से पड़ गई है बेटा वो, पहले में भी, क्योंकि रैपिड फायर का मतलब ही है कि आपको जरूरत नहीं है। रैपिड फायर का मतलब ये है कि पीडीएफ की जरूरत नहीं है। वो अगर पीडीएफ है तो वही सारी चीजें आपकी क्लास में है, क्योंकि सेम पीडीएफ ही तो है वो, तो वहां क्लास में है। रैपिड फायर का मतलब है आप अगर वीडियो लेना चाहते हैं ले लो, आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्लास की पीडीएफ से पढ़ लो, दोनों चीजें। रैपिड फायर की आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा रैपिड फायर की, वो गलती से चली गई एक, उसे मैं हटवा दूंगा अगर आप ऐसे कह रहे हो तो ये है मेन चीज, क्योंकि उसका मतलब ही है 10 मिनट आपको लेनी है क्लास, और वो 10 बार भी लेनी पड़े ना, कोई अगर मुश्किल है तो 10 बार ले लो वो, क्योंकि पीडीएफ से उतनी जल्दी नहीं होगा जितना वहां से हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था, ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही देन है, और इसलिए इनको ना ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। एक सवाल आता है कभी कभी, ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है मेरे भाई वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये दोनों ब्रेटन वुड्स ट्विंस के तौर पे जाने जाते हैं। ट्विंस का मतलब दोनों जो जुड़वा हों, क्योंकि ब्रेटन वुड्स के बाद ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इनका जन्म हुआ है मेरे भाई। ठीक है, जन्म हुआ है। चलिए, तो मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय कहां पे है मेरे भाई? वॉशिंगटन डीसी में, इसका भी, आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। फिर दूसरा सवाल बनता है इसकी मुद्रा क्या है? तो एसडीआर, और एसडीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई। ये 3 पॉइंट लगा रहा हूं, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स मेरे भाई ध्यान रखना है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये दिमाग में आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखो, एसडीआर की वैश्विक मुद्रा के तौर पे मान्यता है, एसडीआर की क्या है, वैश्विक मुद्रा के तौर पे मान्यता है, एसडीआर की क्या है, वैश्विक मुद्रा के तौर पे इसकी मान्यता है, यानी इसे ग्लोबल करेंसी माना जाता है। और याद रखना है इसको पेपर गोल्ड या गोल्डन पेपर, वैसे पेपर गोल्ड ज्यादा आता है, इसको पेपर गोल्ड के तौर पे जाना जाता है। पेपर गोल्ड के तौर पे किस मुद्रा को जाना जाता है, तो इसको माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, एसडीआर को पेपर गोल्ड के तौर पे जानते हैं, तो एसडीआर को पेपर गोल्ड हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, पेपर गोल्ड के तौर पे किसे जानते हैं, एसडीआर को। वैश्विक मुद्रा के तौर पे किसकी मान्यता है, तो एसडीआर की है मेरे भाई। मुद्रा क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है एसडीआर। अब एसडीआर क्या कोई ऐसे करेंसी है जैसे आपकी करेंसी पर रुपया लिखा जाता है, क्या इस तरह कुछ एसडीआर है, नहीं। विश्व की 5 महत्वपूर्ण मुद्राओं का ग्रुप है ये, विश्व की 5 महत्वपूर्ण मुद्राओं का ग्रुप, यानी कि एक टोकरी मान लो, एक बास्केट जिसमें 5 महत्वपूर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं, तो भैया उसे लेने से कौन मना करेगा, उसकी तो वैश्विक मान्यता हो ही जाएगी, ग्लोबल लेवल पे उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे सब, ठीक है, कर लेंगे ना। तो याद रखना है आपको कि भाई एसडीआर में कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो एसडीआर में एक तो डॉलर शामिल है, एक ब्रिटेन का पाउंड जो होता है वो भी शामिल है एसडीआर में, यूरो भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन में चलता है, येन भी शामिल है, जापान में चलता है, रेन मिन भी शामिल है, चीन में चलता है। तो इन 5 मुद्राओं के ग्रुप को, इन 5 मुद्राओं की एक टोकरी है। जैसे भैया आप दीपावली पे सोन पपड़ी के लिए तो मना कर सकते हो, पर ड्राई फ्रूट की टोकरी के लिए मना करता देखा है किसी को? ड्राई फ्रूट में एक डॉलर है यानी कि भैया बादाम, दूसरा पाउंड है यानी कि क्या, पिस्ता, तीसरा यूरो है यानी कि काजू, चौथा भैया येन यानी कि छुआरे, और भैया 5वें नंबर पे रेन मिन भी है यानी कि अखरोट। अब भाई इसके लिए कौन मना करेगा, तो इसकी तो वैश्विक मान्यता हो जाएगी, हर कोई चाहेगा मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले, मिल जाए तो बल्ले बल्ले मेरे भाई, याद रखना है, ध्यान रखना है मेरे भाई, बिल्ले बल्ले बल्ले, इसमें बेटा ट्रिक नहीं लगती है, इसे आपको याद ही करना है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉलर महत्वपूर्ण मुद्रा है, पाउंड महत्वपूर्ण है, यूरो यानी यूरोपियन यूनियन इतने सारे देशों में चलती है तो ये भी महत्वपूर्ण है, और जापान का एक खास महत्व रहा है जहां बात अर्थव्यवस्था की करते हैं, तो येन है वहां की, और भाई रेन मिन भी चीन की, क्योंकि चीन उभरती हुई शक्ति है, ध्यान रखना है, चीन क्या है, उभरती हुई शक्ति है मेरे भाई, ठीक है, उभरती हुई शक्ति है। तो याद रखना है एसडीआर की वैश्विक मुद्रा के तौर पे मान्यता है। पेपर गोल्ड किसे कहते हैं, एसडीआर को कहते हैं। इसमें 5 मुद्राएं हैं, ये पांचों का फोटो भी आप देख लो, ये अलग अलग है मेरे भाई, जैसे ये यूरो आपको दिख जाएगा, ऊपर यहाँ पे पाउंड वहां की रानी की मिल जाती है इस पे फोटो, ठीक है, उधर आपको डॉलर दिख जाएगा मेरे भाई, डॉलर दिख जाएगा, ठीक है, और जापान येन और रेन मिन भी दिख जाएंगी, रेन मिन भी और येन जो है वो दोनों दिख जाएंगी। तो 5 तरह की मुद्राएं हैं, कितनी हैं, 5 मुद्राएं हैं मेरे भाई। चलिए, स्थापना 1945 और कुल सदस्य हैं 191। सीधे सीधे सवाल आएगा, 191 इसमें मेंबर है मेरे भाई, इसकी स्थापना ही 1945 में है। वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर था, वर्ल्ड बैंक में भाई याद रखना कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 44 में थी, जबकि 45 में क्या हुआ था, उसने काम करना शुरू किया था, आईएमएफ ने काम 45 में शुरू किया, स्थापना भी, ठीक है। चलिए, इसके कुल मेंबर हैं 191, इसका लेटेस्ट वाला जरूर पता होना चाहिए, लिक्टेनस्टीन। पिछले 1 साल पहले तक तो हम अंडोरा को याद करते थे क्योंकि वो 190वां था, 190वां था अंडोरा, पर क्योंकि अब 191 हो गए हैं तो लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए लिक्टेनस्टीन मेरे भाई, ठीक है। लिक्टेनस्टीन याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, लिक्टेनस्टीन आपको याद रखना है। तो कुल सदस्य 191 हैं, 191, ध्यान रखना है 191वां है लिक्टेनस्टीन। ये दोनों तरह के देशों को ऋण दे देता है, यानी विकसित को भी दे देता है
और विकासशील को, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है उनको भी दे देगा और जो डेवलपिंग है उनको भी दे देगा। ये दोनों तरह के देशों को ऋण देता है मेरे भाई। और आईएमएफ का मेंबर बनोगे तभी आईबीआरडी, यानी अगर आपको आईबीआरडी जाना है, आईबीआरडी, तो जो रास्ता खुलेगा वो आईएमएफ से होके ही खुलेगा। ये आईएमएफ है, इसी के तहत आप जा सकते हो, बाकी सारे रास्ते तो बंद हैं। ये आईएमएफ के गेट में से आप जाओगे। यानी आईबीआरडी का मेंबर बनना है तो आपको ये दो सवाल आते हैं ऐसे, आईबीआरडी का मेंबर बनना है अगर तो किसका मेंबर बनना जरूरी है, तो आईएमएफ का। और वैसे ही विश्व बैंक का मेंबर बनने के लिए किसका, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। आईएफसी का मेंबर, अंतरराष्ट्रीय वित्त जो निगम है, उसका बनना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, उसका बनना जरूरी है। मिगा में 182 हो गए बेटा, 82 हो गए हैं अभी लेटेस्ट। चलो छोड़ो, चलो मेंबर बहुत ज्यादा, वैसे मैंने लिखवा दिया है 1% आ जाए, मैं कल चेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से तो 179 ही हैं, पर अगर बढ़ गए तो मैं चेक कर लूंगा। वैसे मेंबर इनका पूछा अभी तक नहीं है, अलग अलग का ये हमने लिखवा दिया है। हो सकता है एक दो चीजें ये लास्ट में पूछ ले, जैसे ये मेंबर, ये इसका सदस्य कब बना, 1994 में। ठीक है, 1994 में। अच्छा, मैंने इस पे इंपोर्टेंट लिख दिया, तभी गड़बड़ हुई है, तभी हुई है। इसका सदस्य बना है कब, 1994 में, ये देख लेना। और मेंबर मिगा के अगर 82 हो गए हैं तो वो मैं चेक करके कल की क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। युआन बेटा, वहां पे युआन और रेनमिन भी दोनों करेंसी मान सकते हो, और एक उसकी बेसिक यूनिट है युआन। किसी करेंसी की जो एक बेसिक यूनिट होती है जो है ना, उसे हम युआन कहते हैं। वैसे मुद्रा रेनमिन भी ही है, तो इसमें रेनमिन भी आती है, युआन नहीं आती है ना। जब जब आपसे मुद्रा पूछता है ना, तो वो रेनमिन भी ही ऑप्शन में देगा। अगर रेनमिन भी नहीं है तो कहीं कहीं वो पूछ लेता है बेसिक यूनिट का है चाइना की मुद्रा की, तब हमें युआन करना होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हो गए ये। आईएमएफ की बात भी हो गई हमारी। आईएमएफ में फिर कौन सा सवाल आएगा कि भाई ये आईबीआरडी की सदस्य मिलेगी, पहले आईएमएफ में आना पड़ेगा। अब इसका एक सवाल बनता है, जैसे वहां पे अध्यक्ष है यानी चेयरमैन, वैसे ही यहां पे है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक। यहां पे जो सबसे ऊंचा पद है वो प्रबंध निदेशक का है, और वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, भाई इसकी चीफ हैं तो इनका नाम तो पता होगा ही। इसकी चीफ है मेरे भाई, याद रखना है, इसकी चीफ है तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हाँ इसकी चीफ है, याद रखना है। तो आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, जॉर्जीवा। लेकिन जैसे वर्ल्ड बैंक में तो आज तक कोई अध्यक्ष बना ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक में कोई भी अध्यक्ष नहीं बना, आपको पता है कौन, महिला। वर्ल्ड बैंक में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। यहां पे अब तक 2 लोग बन चुके हैं, इसके सर्वोच्च पद पे पहुंच चुके हैं। तो जो सबसे पहले बनी थी वो तो थी क्रिस्टीना लिगार्ड। क्रिस्टीना लिगार्ड पहली थी मेरे भाई, और अब है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। पहली क्रिस्टीना लिगार्ड थी और अब कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो याद रखना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पहली वाली हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती ही है। तो ये 2 जो महिलाएं हैं, इनका खास नाम आएगा जब जब हम आईएमएफ की बात करेंगे। ठीक है, आईएमएफ की बात करेंगे तो इनका खास नाम आएगा। ये मैंने फोटो भी लगा लिए, आपको याद रहे, अभी ये है। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अभी है। ठीक है, और ये पहली है, क्रिस्टीना लिगार्ड पहली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें गीता गोपीनाथ जो है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पिछले कई सालों में। तो पहले वो इसकी जो चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप बनती है ना, मतलब प्रमुख वित्तीय सलाहकार, वो बन गई थी। वो वित्तीय सलाहकार बनी सबसे पहले इसमें। अब भाई उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्हें जाना था, तो उनके लिए एक स्पेशल पद बनाया गया डिप्टी एमडी का। ये डिप्टी एमडी का पद लगभग लगभग जब आईएमएफ 70 साल का हो चुका था उसके बाद बनाया मेरे भाई, 75 साल का पहली बार, क्योंकि उन्हें रखना है अपने पास। तो गीता गोपीनाथ, याद रखना है, भारत की जो गीता गोपीनाथ हैं, जब आईएमएफ में पहली बार किसी को
डिप्टी एमडी बनाया गया तो वो इन्हीं को ही बनाया गया। यानी एक तरह से इनके लिए एक पद क्रिएट किया, इनकी योग्यता का फायदा वहां लगातार उठाने के लिए, और वो पद था डिप्टी एमडी का। और आज की डेट में तो वहां 4 डिप्टी एमडी हैं। इनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, तो वो अभी नहीं है। वर्तमान में गीता गोपीनाथ डिप्टी एमडी यानी उप प्रबंध निदेशक नहीं है, पर वो रही हैं, इसकी पहले नंबर की रही हैं। कौन है मेरे भाई? पहले नंबर की रही हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो पहले नंबर की रही हैं। तो ये वर्तमान में इसमें कितने डिप्टी एमडी हैं? तो 4 हैं। क्या आपको एक बात मैं पूछूं, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं बताओ जल्दी। आरबीआई में एक तो गवर्नर, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं? ठीक है, की संख्या कितनी होती है? तो वो भी 4 ही होती है। कितनी होती है? वो भी 4 ही होती है मेरे भाई। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर भी बनते हैं। तो वहां पे भी डिप्टी एमडी कितने बनाए हैं? अब 4 पद क्रिएट कर रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा एक बार, है ना। 179 हैं शायद, मेरा ये वो होने से रह गया होगा, क्रॉस चेक होने से, तो मैं चेक कर लूंगा, है ना। वैसे आप घबराओ मत, ये तो मैं कल ही क्लियर कर दूंगा। पर ये क्योंकि पढ़ाना तो है, थोड़ी सी आपको जानकारी भी होनी चाहिए, याद तो आपको करना है ये। पर जो पेपर में ज्यादातर आज तक पूछा गया है वो हमेशा ही पूछा गया है कितने अभी हैं, तो उसमें कोई भी गड़बड़ मत करना। 189 जरूर याद रखना, 189 हमेशा याद रखने हैं। 191 आईएमएफ में हमेशा याद रखने हैं। 190वां अंडोरा अब आपसे शायद ना पूछे, पर 191वां लिक्टेनस्टीन जरूर पूछेगा। 191 लिक्टेनस्टीन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये यहां तक के सवाल हो गए। ये 2 मुख्य संगठन हो गए। अब विश्व व्यापार संगठन, ये भी उसी के आसपास बना है। तो देखो भाई, व्यापार अलग अलग देशों में चलता है। ऐसा तो है नहीं केवल व्यापार, हम लोग हो सकता है केवल अपने मोहल्ले में से ही चीजें खरीदते हो, पर कुछ बड़ी चीजें खरीदनी होती है तो हमको कस्बे में भी जाना पड़ता है। और भी बड़ी चीजें खरीदनी है तो हो सकता है हमको जो बड़ा शहर है वहां भी जाना पड़े। तो मतलब हर जगह हर चीज नहीं मिलती। और खास तौर पे व्यापार तो ऐसी चीजों का भी होता है कि जो हर जगह पैदा नहीं होती हैं। यहां पे कुछ नहीं है, तुम्हारे वहां पे कुछ नहीं है, किसी तीसरी जगह पे कुछ नहीं है, चौथी जगह पे कुछ नहीं है, और हर जगह अपनी अपनी अलग अलग चीजें हैं। तो व्यापार इसलिए पुराने समय से ही इंटरनेशनल लेवल पे चलता आया है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमेशा से चलता आया है, बहुत पुराने समय से चलता आया है। अलग अलग रूप उसके बदलते गए। पहले किसी चीजों का व्यापार होता था, अब किसी चीज का होता है, आगे किसी चीज का होगा, पर व्यापार चलता है। तो जब विश्व में ऐसा व्यापार चलता है तो उसके कुछ नियम कायदे तो हों। अब मान लो अगर नियम कायदे ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपने जो आपके कस्बे में आढ़ती होता है उसे जाके अपना सारा धान दे दिया, अपनी सारी फसल दे दी उसे, और वो कहेगा हाँ जी 10 दिन बाद पैसे ले लेना, और 10 दिन बाद वो पैसे ही ना दे तो जी ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमारी मेहनत सारी चली जाएगी। हाँ, और दूसरी भी कंडीशन है कि किसी आदमी से या किसी आढ़ती से किसान ने ले लिए 20,000 रुपए एडवांस के, जी मैं अपना धान तुम्हें दे दूंगा, और बाद में धान किसी और को बेच दिया तो मतलब एक सिस्टम तो होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करने लगे, कि हमने माल भेज दिया और भैया माल भेजने के बाद उसने उसके पैसे ही ना भेजे और बता दिया ये तो बेकार माल था, हमने तो इसको गिर दिया भैया समुद्र में, हमने तो समुद्र में गिर दिया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो याद रखना है कि भाई सबसे पहले 1947 में आईटीओ यानी एक जो फॉर्मल संस्था होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हुई, और इसको आईटीओ को नाम जो है दे दिया गया 1948 में गेट। तो गेट की स्थापना हम कब मानते हैं? इसकी स्थापना हम 1947 में नहीं, 1948 में ही मानते हैं। कब मानते हैं? 1948 में इसकी स्थापना मानते हैं, जबकि आईटीओ की स्थापना हुई थी 1947 में।
आपको बैकग्राउंड की तौर पे पता होना चाहिए कि 1% कोई सवाल ये पूछ ही ले, पर उससे सवाल आज तक पूछा नहीं गया है आईटीओ से। तो यहां से सवाल बनता है सीधे सीधे, गेट की स्थापना कब हुई? और गेट की फिर दूसरे नंबर पे पूछी जाती है फुल फॉर्म। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हम दूसरा इनको देते हैं नाम, याद रखना है, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। उरुग्वे राउंड की समाप्ति के बाद फिर ना, जैसे बन गई संस्था, तो कोई भी संस्था बनती है तो बाद में पता चलता है कि इसमें तो ये सुधार हो सकता था, ये और हो सकता था। जैसे हमने देखा था कि भाई लीग ऑफ नेशंस बनी, लेकिन वो तो युद्ध रोक ही नहीं पाई। राष्ट्र संघ बनी, हमने संयुक्त राष्ट्र की क्लास में पढ़ा, पर वो युद्ध नहीं रोक पाई, तो संस्था को ही बदल दिया पूरी तरह से। तो ऐसे ही उरुग्वे राउंड, यानी उरुग्वे में कुछ बात हुई। राउंड का मतलब है जैसे एक बार मिले, फिर दोबारा मिले, फिर तिबारा मिले, फिर 4 बार मिले। केवल एक बार मिले तो बैठक हो जाएगी, और लगातार मान लो हर महीने मिल रहे हैं वहां किसी चीज पे, किसी मुद्दे पे, तो उसे बोल देंगे राउंड, ठीक है। तो उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई, उसके बाद एक मराकश संधि हुई, और यह संधि महत्वपूर्ण है। उरुग्वे राउंड की वार्ता बहुत बार नहीं पूछा गया है, पर यह मराकश संधि कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस संधि के तहत हुई? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकश संधि के तहत हुई है। और यह पेपर का बहुत फेवरेट सवाल है मेरे भाई कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को। जहां गेट 1948 में बना था, वहीं पे इसकी डेट भी पूछी जाती है, 1 जनवरी 1995 मेरे भाई। मैंने बताया बेटा उरुग्वे राउंड क्या है। यश यादव, मैंने खुद ही बता दिया उरुग्वे राउंड क्या है। उरुग्वे में कई राउंड की वार्ता हुई, यानी कई बार में वार्ता हुई। जैसे चीन के साथ जब हमारा सीमा विवाद हुआ, तो कहते थे ना आज ये भारत और चीन के बीच में इतने भी बैठक है, इतने भी बैठक है, यानी हर बार बैठक हुई, 85 बैठक हो गई थी। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं एक मुद्दे पे, वो राउंड बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया डब्ल्यूटीओ। क्या हो गया? डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर खूब पूछा जाएगा। और जल्दी बताओ, क्या इसकी डब्ल्यूटीओ की प्रमुख यही है? क्या डब्ल्यूटीओ की प्रमुख नागोजी ओकोंजो इवेला ही है मेरे भाई? नागोजी ओकोंजो इवेला एक टाइम पे बहुत फेवरेट थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये जो है ऐसा सवाल आया था कि क्योंकि ये पहली बार थी जब अफ्रीका से कोई बना, और पहली महिला थी डब्ल्यूटीओ का चीफ बनने वाली। ध्यान रखना है, डब्ल्यूटीओ का चीफ बनने वाली, याद रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसकी प्रमुख है नागोजी ओकोंजो इवेला। सवाल बनेगा ये कौन से देश की है? तो नाइजीरिया की। और नाइजीरिया आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? तो अफ्रीकी महाद्वीप में। और खास बात ये थी कि इनसे पहले अफ्रीका से इसका कोई भी प्रमुख नहीं बना था। अफ्रीका से कोई भी प्रमुख इसका नहीं बना था मेरे भाई। अगर आपने नवीन सर से नोट्स बना रखे हैं, एक बच्चा पूछ रहा है तो दोबारा बनाना है क्या? नहीं बेटा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को पढ़ते रहो। अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज आता है तो कर लिया करना, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, हेडक्वार्टर बेटा करेंगे हम अलग से भी, हेडक्वार्टर अलग से भी। तो डब्ल्यूटीओ की प्रमुख जो है नागोजी ओकोंजो इवेला है, नाइजीरिया की, याद रखना है मेरे भाई, कहाँ की है? नाइजीरिया की, और पहली महिला है और पहली अफ्रीकी। यानी ना तो इनसे पहले कोई महिला बनी इसकी चीफ, और ना अफ्रीका से कोई भी व्यक्ति बना। तो ये हमें दिमाग में रखना है। ये हैं भैया नागोजी चाची। कौन है ये? नागोजी ओकोंजो इवेला चाची हैं ये। तो याद रखना है इनको थोड़ा सा कि नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया की हैं, जो कि एक अफ्रीका में है, ठीक है। क्या अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप कहते हैं? बताओ जल्दी से, क्या अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या हम अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं? तो हाँ जी, हम अंध महाद्वीप कह देते हैं। अब इसके मेंबर आपको पता होने चाहिए, 166। जैसे आईएमएफ के कितने हैं? 191। रिपीट करते चलना। वर्ल्ड बैंक के कितने हैं? 189। वर्ल्ड बैंक के कितने हैं मेरे शेरों? तो 180
189 है, 189। वैसे ही 189 और आईएमएफ का क्योंकि एक लेटेस्ट जुड़ा है, वैसे नहीं पूछता कि इसका ये मेंबर कौन से नंबर का है। वर्ल्ड बैंक में सवाल नहीं आता है ये, पर सवाल आता है आईएमएफ में। क्यों? क्योंकि वहां लेटेस्ट जुड़ा है लिक्टेंस्टीन। कौन जुड़ा है? लिक्टेंस्टीन जुड़ा है मेरे भाई, ठीक है, लिक्टेंस्टीन बेटा, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे। अब हमने बहुत टाइम तक ये याद किया था इसके 164वें सदस्य अफगानिस्तान। अब हम करेंगे जो लेटेस्ट है, तिमोर लेस्टे। इसका नाम आपको हो सकता है ऑप्शन में ही ना मिले, तो आप फिर देखना ईस्ट तिमोर तो नहीं लिखा हुआ। ईस्ट तिमोर को ही तिमोर लेस्टे कह देते हैं और इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली से मिलती जुलती रहेगी, दिल्ली मेरे भाई, ठीक है, दिल्ली से मिलती जुलती रहेगी, ध्यान रखना है मेरे भाई, दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई। तो डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य अफगानिस्तान है, डब्ल्यूटीओ का 165वां कोमोरस है। नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा 166वां कौन है, तो भाई तिमोर लेस्ते हैं। कौन है? तिमोर लेस्ते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ यूरोपियन यूनियन पे। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई 1993 में। 1993 में रोम की संधि से, रोम की संधि से याद रखना है मेरे भाई, 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। पर कभी कभी 93 आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, 1958 मिल सकता है, क्योंकि वहां यूरोपीय समुदाय बना था, यूरोपीय कम्युनिटी। क्या बना था? यूरोपीय समुदाय, यानी कि यूरोपीय कम्युनिटी बना था मेरे भाई। कब? 1958 में। तो जब 1958 में यूरोपीय कम्युनिटी बनी, ठीक ध्यान रखना है, यूरोपीय कम्युनिटी बनी, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो यूरोपियन कम्युनिटी ऐसे ही चलती रही, चलती रही, चलती रही, और एक लंबे समय बाद रोम की संधि, कभी कभी मॉस्ट्रिच नाम भी आता है, ठीक है, तो दोनों नाम से आप देख सकते हो। तो जब ये संधि हुई, इसके बाद यूरोपियन यूनियन बन गई फॉर्मल रूप में, जैसी यूरोपियन यूनियन आपको आज मिलती है, दिखती है, ठीक है। यानी यूरोप के देश कुछ मिलके यूनियन बना रहे हैं, जैसे एक तरह का संगठन टाइप, जैसे आप लोग बना लेते हो कभी कभी यूनियन, है ना, स्कूल में, कॉलेज में, अरे देखते हैं हमसे कौन बोलता है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सदस्य देश हैं 27। तो हमने अब तक के जो देखे थे, डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर देखे हमने? 166। तिमोर लेस्टे लेटेस्ट है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ में 166। आईएमएफ में हमने देखे थे 191, लिक्टेंस्टीन लास्ट है। और वर्ल्ड बैंक में मेरे भाई 189, और हम आ गए यूरोपियन यूनियन में, तो यहां पे हैं 27। कितने हैं? 27। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहां पे है मेरे भाई? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है मेरे भाई। तो यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को स्थापना हुई। हालांकि अगर 93 ना हो तो 58 हो सकता है। यूरोपीय समुदाय 27 देश है, 27 देश इसके मेंबर हैं। जब ये बना संगठन, तो इन्होंने कहा, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, कई बार एक दूसरे के यहाँ जाना आना भी पड़ता है, यहां गए वहां गए, तो इन्होंने कहा भाई हम लोग जो है ना, ऐसा करते हैं कि एक सिंगल मुद्रा अपना लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारे पास दूसरी करेंसी है, दूसरे देश के लिए अगर आप करेंसी बदलोगे तो वहां पैसे भी देने पड़ेंगे, एक्सचेंज रेट भी होता है। यानी आपने डॉलर्स में अगर आपको पैसे देके डॉलर लेने हो, तो बदलने के बदले भी तो कुछ लेना होता है, और ये छोटे छोटे देश हैं, इनका आपस में जनरली काम पड़ता ही है। उन्होंने कहा भाई क्यों ना हम एक ही मुद्रा अपना लें। तो सब देश तो राजी नहीं हुए, कुछ देश राजी हो गए, और इन्होंने यूरो मुद्रा अपना ली। और सवाल पूछा जाता है कि यूरो मुद्रा का चलन कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 2002 से मेरे भाई, और 1 जनवरी 1999 से, पहले ट्रायल किया था 3 साल, 1999 से ट्रायल, ये क्या किया था? 1 जनवरी 1999 से पहले इसका ट्रायल किया था। तो यूरो मुद्रा का जो चलन है वो 1 जनवरी 2002 से, और ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ट्रायल से सवाल नहीं बने हैं, पर यहां से सवाल जरूर बन जाता है मेरे भाई, ठीक है, यहां से आया था। तो भाई कितने देश
यूरो मुद्रा को अपनाते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। 20 देश, और इन 20वें जो देश है वो क्रोएशिया है। क्या है? क्रोएशिया। क्रोएशिया मेरे भाई ध्यान रखना है। राजधानी इसकी जाग्रेव है, अगर पता हो। जाग्रेव इसकी राजधानी है। क्या है इसकी राजधानी? आपको याद रखनी है, बार बार घुमाना है, ठीक है। तो क्रोएशिया बना था। ये 20 देश और एक नया देश इसमें और जुड़ने वाला है, ध्यान रखना है। एक और जुड़ने वाला है, याद रखना है मेरे भाई, एक और जुड़ने वाला है। वो है कौन सा देश? 1 जनवरी 2026 से अपनाएगा तो बुल्गारिया, और 1 जनवरी 2026 के बाद ये देश हो जाएंगे 21। और क्योंकि आपका पेपर संभावना है कि दिसंबर में शुरू हो, तो उस टाइम के लिए बेहतरीन करंट अफेयर भी रहेगा। तो बुल्गारिया देश को आपको याद रखना है। तो आपने देखा कि भाई ट्रायल हुआ, और ये एक वीजा भी एक ही दे देते हैं, शेंगेन या सेंजेन वीजा। इनका एक कॉमन वीजा है। भाई बाहर से भी जो आदमी आएगा, है ना, तो वो कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है वो अलग अलग देश का वीजा ले, तो शेंजेन या सेंगेन वीजा उसको बोल देते हैं कि भाई एक ही जगह यूरोप का वीजा मिल जाएगा, फिर आप यूरोप के किसी भी देश में चले जाओ। आपको अगर काम है, ऐसा नहीं है आपको 10 देशों में जाना है, मान लो घूमने ही जाना है, तो देखो काम से तो आदमी हो सकता है एक ही देश जाए, पर घूमने तो जब छोटे छोटे देश हैं उसे पता चलेगा, अरे थोड़ी सी दूरी फ्रांस है और वहां पे एफिल टावर भी देखने को मिल जाएगा, अरे चलो देख लो। अरे भैया इटली भी यही है, इटली में भी कुछ देखने को मिल जाएगा, अरे चलो उसे भी दिखाते हैं। तो वहां पे आदमी कोशिश करता है घूमने उमने में कि यार घूम लो, एक दो दो चार देश घूम लो, कह देंगे गांव में भी थोड़ा बड़प्पन मार देंगे कि भैया हम तो वहां घूम के आए, इटली भी गए, रोम भी गए हैं भैया, हम तो ऐसे ऐसे बुल्गारिया भी गए, है ना। तो भाई ऐसे करके उन्होंने वीजा भी एक ही शुरू कर दिया ताकि लोगों को वहां जाने में आसानी हो। प्लस मुद्रा भी ज्यादातर में एक ही चलती है। 27 में से 20 देश एक को अपनाते हैं, अब अगला 21 भी अपना लेगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि यानी कि बहुत बिना दिक्कत के आदमी वहां आसपास घूम सकता है आराम से। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो अपनाने वाला 21वां देश बनेगा? तो भाई वो बुल्गारिया बनेगा, बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया बनने वाला है। प्रिंस शर्मा कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एक दो बार इसे और देखना है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, ये नॉर्मल चीजें हैं। या तो तुम किसी बात को लेके परेशान हो जिससे तुम पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो पहले उस चीज को, समस्या को हल करो, क्योंकि इसमें बहुत समझने वाला गणित का सूत्र नहीं है, तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बनेगा? तो बुल्गारिया बनने वाला है। कौन बनने वाला है मेरे शेरों? तो वो बुल्गारिया बनने वाला है। ठीक है, चलिए। ब्रिटेन के, अब एक इसमें बहुत खास बात होती है कि ब्रिटेन भी पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, 2020 में वो बाहर चला गया। हालांकि ब्रिटेन ने इसकी मुद्रा को नहीं अपनाया था, यानी ब्रिटेन में यूरो नहीं चलती थी, उनकी मुद्रा हमेशा वही पाउंड बनी रही, पर वो भी इसका हिस्सा थे। तो जब वो ब्रिटेन बाहर गया तो उसको ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया ना, तो उन दोनों के जोड़ को ब्रेग्जिट नाम दे दिया, ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट क्या है? तो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने की घटना, यानी एग्जिट करने की घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? ब्रेग्जिट कहा जाता है। और यूरोपियन यूनियन से बाहर गया था तब इसको ब्रेग्जिट कहते हैं। और ये कब हुई थी घटना? तो जिस साल कोरोना का लॉकडाउन लगा था, ऐसे ध्यान रखना भैया, कोरोना का लॉकडाउन लगते ही ब्रिटेन बाहर चला गया, कोरोना का लॉकडाउन लगते ही ब्रिटेन बाहर चला गया था मेरे भाई। ठीक है, क्या हो गया? ब्रिटेन बाहर चला गया था। चलिए, तो यूरोपियन यूनियन को क्या कभी शांति का नोबेल मिला है? तो 2012 में मिला है। जल्दी से यूरोपियन यूनियन को एक बार से फिर देख लो ताकि आसान लगे, इसको भी देख लो साथ में, इसको भी देख लो। विश्व व्यापार संगठन में सबसे पहले एक संगठन बनेगा आईटीओ, 1947 में, यानी हमारी आजादी के संग संग आईटीओ बन रहा है, याद रखना है। उसके बाद भैया इसका नाम बदल के गैट कर दिया गया, तो गैट की स्थापना 1948, अगले ही साल गैट की स्थापना 1948 मेरे भाई। गेट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर कब बना भाई डब्ल्यूटीओ, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो 1 जनवरी 1995 को बना। कौन सी संधि के बाद? तो मराकश संधि के बाद बना। इसका हेडक्वार्टर क्या? जिनेवा में, बिल्कुल जिनेवा में है। इसकी प्रमुख कौन है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला है, नाइजीरिया की हैं। नागोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया की हैं। नागोजी ओकोंजो इवेला कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं।
हमें याद रखना है। और ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। कौन है? पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। इसमें कुल 166 मेंबर हैं और लास्ट मेंबर हमें याद होना चाहिए वो कौन सा है। क्या तिमोर लेस्ते है? WTO का लास्ट मेंबर तिमोर लेस्ते है मेरे भाई, ठीक है, तिमोर लेस्ते है। चलिए आगे चलें। यूरोपियन यूनियन तो याद रखना है 1958 से पहले यूरोपीय समुदाय बना, बाद में आके वो 1993 में यूरोपियन यूनियन बन गई, 1 नवंबर 1993। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम की राजधानी। सदस्य इसके 27 हैं। कितने हैं? 27। यूरो मुद्रा का चलन 1 जनवरी 2002 से। कितने देश यूरो को अपनाते हैं? तो 20 अपनाते हैं। जो 20वां था वो क्रोशिया था, 21वां बुल्गारिया बनेगा। 20वां क्रोशिया और मेरे भाई 21वां बुल्गारिया बनने वाला है, ठीक है, बुल्गारिया बनेगा, याद रखना है। और 2020 में ब्रिटेन बाहर गया था, उसे ब्रेग्जिट कहते हैं। और मेरे भाई इसे शांति का नोबेल मिला है 2012 में। और यूएनओ को 2001 में, यूएनओ को शांति का नोबेल मिला था 2001 में। साथ में कोफी अन्नान को भी मिला था। ये हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, ये बार बार पढ़ते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसको मैं प्रैक्टिस सेट में थोड़ा और ज्यादा घुमवा दूंगा औरों की अपेक्षा, चिंता मत करो, टेंशन लेने से नहीं होगा। अगर आसान है, मुश्किल है तो आसान एक ही तरीके से बनेगा कि फोकस होके पढ़ते रहो। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप क्लास जब पीक पे चल रही है, जब आपको ये कमेंट करने का मन कर रहा है, तो यही कारण है आपकी उस परेशानी का। क्योंकि जब चीजें जो सामने बहुत महत्वपूर्ण एक चीज चल रही है, उस टाइम पे हम अपनी परेशानी को बार बार याद कर रहे हैं, तो वो परेशानी हमेशा हमारे पास रहेगी। हिचकी आती है, जिसे याद करते हो ना उसको हिचकी जाती है। तो आप अपनी परेशानियों को याद करते हो ना जब जब, तो हिचकियां जाती हैं उस परेशानी पे। वो कहती अच्छा याद किया, अरे आते हैं। आप किसी ऐसे आदमी को कह दो जो रिश्तेदार आपका बहुत नजदीकी भी ना हो, अरे अब तो आए भी ना अंकल जी, बहुत दिन हो गए, वो 2-4 दिन में आ जाएगा बेचारा। याद करने पे हमारे यहाँ जाना पसंद करते हैं लोग, अरे याद याद कर रहे हैं तो चलो हो आते हैं। पढ़ाई का पीक टाइम है और आप उस टाइम पे उन परेशानियों को याद कर रहे हो, छोड़ दो ना उसे। अब तो इसे पढ़ के ही होंगी वो दूर, और आप अभी भी इसी को याद कर रहे हो। अब आपने इंपॉर्टेंस किसे दे रखी है? जब बहुत बेहतरीन पढ़ाई चल रही हो और आपकी परेशानी भी है, वो तो है, चलो लाइफ में होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं होती, पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें चुननी होती हैं। मेरे यहाँ दिक्कत हुई, 1 वीक 2-3 दिन में हॉस्पिटल भी गया, फिर मुझे लगा अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि उनका पेपर आने वाला है। ये तो ठीक है, ये अभी खिंच जाएगा, ऐसे भी तो बाद में हो जाएगा ऑपरेशन, अगर खिंचने की गुंजाइश है तो हमें हमेशा चुनना तो होगा कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो बेटा जब पढ़ते हैं ना, तब सबसे जरूरी इस चीज को बनाओ, इस चीज को बनाओ, ठीक है। चलिए, तो यूरोपियन यूनियन की बात हो गई। नाटो लास्ट वाला आज हम करेंगे, केवल आज नाटो पे हम खत्म कर देंगे। तो नाटो का मतलब है, फुल फॉर्म आती है पहले तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर सरकारी संधि है। अंतर सरकारी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल, यानी जिसमें एक से ज्यादा सरकार इन्वॉल्व हो। और ये सैन्य संधि है, अंतर सरकारी सैन्य संधि, यानी इंटर गवर्नमेंटल मेरे भाई। ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ठीक है, सरकारी सैन्य संधि, ठीक है। इसमें क्या माना जाता है? एक तो नॉर्मल है, जैसे WTO क्या है, वहां पे व्यापार करने के लिए लोग बैठे हैं। व्यापार करने के लिए WTO का मुख्य उद्देश्य व्यापार ढंग से चले, उसके नियम कानून इंटरनेशनल के बनाना, उनको पालन करवाना, वो सब WTO का काम है। यूएनओ का काम है शांति और सुरक्षा बनी रहे विश्व में, विश्व में भगदड़ जो मच गई थी विश्व युद्धों में वो ना हो। इसका है अंतर सरकारी सैन्य संधि। अमेरिका और कनाडा एक महाद्वीप के हैं और एक महाद्वीप के 30 देश हैं। वो सब कहते हैं कि हम 32 के 32 एक हैं। अगर हम में से किसी एक पे भी आक्रमण कर दिया तो हम मानेंगे सब पे कर दिया। यानी वो सिस्टम नहीं है कि हमारे पड़ोस में आजकल किसी को कोई गाली गलौज दे रहा है, किसी को पीट रहा है तो हम चुप रहते हैं, अरे कोई बात नहीं है, इसी को तो पीट रहा है, ये बोले भी बहुत है, अगले दिन हमारा नंबर आ जाता है।
तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी पीटोगे तो हम मानेंगे हमको पीटा है। और भाई अमेरिका को पीटने की तो हिम्मत अभी तक तो नहीं है किसी में। तो सीधी सी बात है, इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को, और उस समय तक केवल 12 ही मेंबर थे इसमें, 12 मेंबर। और भाई अभी इसमें 32 मेंबर हैं। 4 अप्रैल 1949 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अभी 32 है। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है, जो यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है, ईयू का भी यहीं पे है, ठीक है। ईयू का भी कहां पे है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में ही है। तो इसमें 32 मेंबर बन गए, और 32वां आपको जरूर याद रखना है स्वीडन। उससे पहले 31वां भी याद कर सकते हो, फिनलैंड। स्वीडन 32वां है। इसमें इतने मेंबर क्यों बनते चले गए, क्योंकि देखा कि इसका मेंबर बनने के बाद वो डर खत्म है कि कोई भी आंख दिखाएगा। यूनिटी में तो स्ट्रेंथ है ना, 4 भाई हैं, अगर आपस में लड़ते हैं तो कोई भी पीट के चला जाता है। चारों एक साथ रहते हैं तो किसी की हिम्मत तो नहीं है कि वो पीटे उसको। तो सीधी सी बात है कि भाई यूनिटी में स्ट्रेंथ बनी, और ये 32 मेंबर आज बन गए हैं। इसके भी 4 अंग माने जाते हैं, जैसे यूएनओ के 6 माने जाते हैं, ठीक है। इसके महासचिव है मार्क रूटे, यानी इसका भी सबसे बड़ा जो पद है उसको हम महासचिव कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार देख लो कि भाई ये जो है नाटो, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक सैन्य संधि है, यानी ना व्यापार के लिए है ना किसी और चीज के लिए, सैनिक संधि है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई। स्थापना के सदस्य 12 थे, अभी 32 हैं। 31वां फिनलैंड था, 32वां कौन है, स्वीडन है। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और मेरे भाई इसमें कुल 4 अंग हैं, और मार्क रूटे हैं इसके कौन, तो मार्क रूटे इसके महासचिव हैं। कौन है, महासचिव हैं। तो हमने महासचिव भी किस किस के याद किए बताओ। हमने WTO की पढ़ी है, वहां पे अध्यक्ष बोल रहे हैं हम, नागोजी ओकुंजो इवेला। हमने जो MD पढ़े थे किसके, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, IMF। और हमने अध्यक्ष यानी चेयरमैन पढ़े थे वर्ल्ड बैंक के, अजय बंगा। तो इन चारों का नाम भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें मेंबर अगर बात करें, तो मेंबर अगर हम बात करें, बताओ हमने जो 5 ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, क्या सबके मेंबर आपको पता है बेटा, वो मैं बता दूंगा आपको ना। ये वाला जो है मिगा वाला, अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। तो ये जो भी होगा मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा, अगर इसके 182 हो गए हैं तो ज्यादा परेशान मत होना। ये संख्या जो है आपसे इन दोनों के पूछने की ज्यादा संभावना रहेगी, और विश्व बैंक में भी यही मेंबर हैं। तो एक चीज जरूर ध्यान रखना अगर सफल होना है, कि अगर आपने ये आदत बना ली कि मेरे लिए अभी कौन सा काम जरूरी है, अभी आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी के लिए दुनिया में पढ़ने से महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है। और वरना जिसे आप महत्व दोगे, फिर वही भाई जितना महत्व दोगे उतना ही वापस भी मिलेगा। तो अगर आप इसको कम देंगे तो कम वापस मिलेगा। और याद रखना है एक बार, जो लोग आपको आज बहुत पूछते हैं वो पूरी जिंदगी नहीं पूछेंगे। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर थे, प्रिंसिपल से थोड़ी सी विवाद हुआ, काफी साल पुरानी बात है, क्योंकि पिछले साल तो उनकी डेथ भी हो गई है। तो उनके कुछ दोस्त खड़े हो गए, अरे देखेंगे इस प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल तुमसे भला क्या कह सकता है। और उस विवाद में पिताजी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस इस्तीफा के बाद प्रिंसिपल खुद भी आया कि चलो छोड़ो, खत्म करते हैं इस विवाद को। दादाजी दादी जी की मृत्यु हो गई थी बहुत पहले, तो कोई घर में समझाने वाला नहीं था। दोस्तों ने कहा अरे नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं, नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है वरना तो नाक कट जाएगी। नहीं की उन्होंने नौकरी ज्वाइन। और जो एक हम लोगों के लिए भी लाइफ बहुत इजी बन सकती थी, वो एक बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ बन गई। 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं घर में। तो मतलब पिताजी की काफी उम्र हो गई थी, क्योंकि बड़ी बहन और मुझ में भी काफी अंतर है। तो मैं बता रहा हूं कि जो लोग ऐसे हैं, दिख रहे हैं कि मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो केवल तब तक आपके साथ हैं जब तक आपका नुकसान वो करवा ना दे। वो बहुत महत्व जो है
अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई को देना है, क्योंकि आगे चल के यही चीज आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली है। यही चीज आपको और आपके परिवार को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को सम्मान दिलाने वाली है। और इसके लिए कीमत चुकानी होगी, क्योंकि सोना कभी भी आप 10 रुपए में नहीं खरीद सकते। कोयला हो सकता है आप उससे पॉलिथीन भर के ले आओ, 100 रुपए में हो सकता है एक कट्टा भर के कोयला मिल जाए, पर सोना तो 100 रुपए का दिखेगा भी नहीं। क्योंकि जितनी कीमती चीज आप खरीदना चाहते हैं उतनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।